अथर्व 213 मेंस 135 इन एडवांस। अथर्व बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ। अच्छा सब भेजो एक बार, कल देखेंगे। सभी केवीपीआई वाला लेक्चर स्टार्ट कर ले। हम लोगों ने कितना किया था? हैलोजिनेशन चल रहा था। हैलोजिनेशन व्हाट वाज दैट? CH4 प्लस Cl2। इसको सनलाइट दिखा के बस अंदर आ जाओ। कैसे ये होता है कि क्रैकर से एक बार इग्नाइट कर दो, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप होते रहेगा। इसी तरह CH4 और Cl2 को बॉक्स को सनलाइट में ले जाओ, एक बार इनिशिएट हो जाए, फिर बॉक्स को लाकर अंदर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप रिएक्शन होते रहेगा। वी गेट मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो एल्केन, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो एल्केन, ऐसे बनता है। इफ CH4 इज इन एक्सेस, CH3Cl मेजर होगा, और if Cl2 is in excess, CCl4 is major। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तीन इस पार्ट में होगा, मैकेनिज्म का पार्ट होगा। पहला होगा चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। उसमें सनलाइट देने का यूज किया है। जो क्लोरीन होगा ना, HNU के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, 2Cl रेडिकल बन जाएगा, यही होगा ना। दूसरा होगा चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन में क्या होगा? तुमने जस्ट इनिशिएट किया है। क्रैकर्स को कैसे करते हैं? लगातार वहां पे इग्नाइट तो करते नहीं रहते हो। होता क्या कि एक बार इग्नाइट किया छोड़ दो, इसको एक बार इनिशिएट किया, आप सनलाइट से हटा दो, मान लो 10 मॉलिक्यूल भी ब्रेक हो गए, 100 मॉलिक्यूल भी ब्रेक हो गए, तो पूरा 1 मोल अपने आप ब्रेक होगा। अपने आप कैसे Cl ब्रेक हो सकता है? तो Cl2 थोड़ा सा ब्रेक हो गया, मान लो 100 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, उसके बाद अपने आप हो रहा है वो। जैसे क्रैकर्स को इग्नाइट किया था, एक बार इग्नाइट कर दिया, तुम्हारा काम था एक बार करना, उसके बाद वो अपने आप होते रहेगा, अपनी ही हीट एनर्जी से उसके आगे वाले, उसके आगे वाले, उसके आगे वाले बर्न होते जाएंगे, फाइनली एक्सप्लोड कर जाता है। ये तीनों स्टेप प्लान करना पड़ता है। चेन प्रोपोगेशन में क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे CH4 है, Cl रेडिकल इससे रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा? CH3Cl। देखो काम हो गया। यहाँ पे क्या बन जाता है? CH3 रेडिकल और HCl। ठीक है। अब यहाँ पे CH3 रेडिकल जो है वो Cl को ब्रेक करेगा और क्या बन जाएगा? CH3Cl। अब क्लोरीन को ब्रेक करना कोई तो मिल गया ना, CH3 रेडिकल बन गया, और यहाँ पे Cl रेडिकल। अब ये 1 था, स्टेप 1 मान ले, ये स्टेप 2 3, इसके बाद रिपीटेशन ऑफ स्टेप 2 एंड 3, केवल 2 3 को रिपीट करते जाओ, तो पूरा धीरे धीरे सारे मोल कन्वर्ट हो जाएंगे। एक Cl रेडिकल तो पहले से मिल गया था, इनिशिएट हो गया रिएक्शन। एक बार ये इनिशिएट हो गया तो किसी CH4 से तुम्हारा CH3 रेडिकल बन गया, उसने किसी और Cl को ब्रेक कर दिया, फिर से Cl रेडिकल मिल गया, फिर से Cl रेडिकल। अब इस रिएक्शन पे आ जाओ, किसी और मीथेन को ब्रेक किया, फिर से मिथाइल रेडिकल मिल गया, मिथाइल रेडिकल, फिर से CH3Cl, एक और Cl आ गया, फिर से इसी स्टेप आ जाओ। नाउ रिपीटेशन ऑफ स्टेप 2 एंड 3, ये होगा ना। इसके बाद रिपीटेशन ऑफ स्टेप 2 एंड 3, सबके सब कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है ना। इसके बाद क्या हो गया? रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ स्टेप 2 एंड 3। क्लियर हुआ? कैसे हुआ सोचो। हाँ, ये क्लियर हो गया ना। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन करते करते पूरा रिएक्शन ओवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज करो। अब लास्ट में एक बार पूरा 99% रिएक्शन ओवर हो गया, तो जो Cl रेडिकल मिला, जो रेडिकल बना, सब आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो इसका ये स्टेप जो होता है ना, डेल्टा H इसका पॉजिटिव आता है एंडोथर्मिक है, फिर भी रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये डेल्टा H निगेटिव है, और ये इतना ज्यादा निगेटिव है कि ओवरऑल रिएक्शन निगेटिव पड़ जाता है।
ओवरऑल एनर्जी रिलीज होता है। इसका डेल्टा अच्छा है कितना, वो डेटा लिख देता हूँ, बट अभी जरूरत नहीं है, एडवांस के लिए जरूरत पड़ेगी। यहाँ 8 किलो जूल लग रहा है, यहाँ -109 किलो जूल रिलीज होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, रुको 1 मिनट, क्या नहीं समझा सर? व्हाट हैव यू रिटन बिलो CS3Cl इन थर्ड लाइन? बिलो CS3Cl इन द थर्ड लाइन, repetition of step 2 and 3. CS3 radical plus Cl2 gives out CS3Cl plus Cl radical. ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था। चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, स्टेप 1 में Cl2 Cl रेडिकल बना, फिर चेन का प्रोपगेशन हो गया, देन चेन का टर्मिनेशन, इसके बाद टर्मिनेशन स्टेप आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज कर दूं? उसके बाद चेन टर्मिनेशन, मतलब रिएक्शन लास्ट में सब खत्म हो चुका है, 2 4 10 मॉलिक्यूल जो बचे वो आपस में टर्मिनेट होंगे। क्या होगा उसमें? CS3 रेडिकल बना था, Cl रेडिकल बना था, जो जिससे मिल जाए एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ CH3Cl बन गया, CS3 गलती से लास्ट में CS3 से स्ट्राइक कर गया तो C2H6 भी बनेगा। तो ट्रेसेज में बनेंगे, कहीं कहीं 2 4 मॉलिक्यूल बन गया, Cl रेडिकल को Cl मिल गया तो Cl2 भी बन जाएगा। ये सब होता है हैलोजिनेशन के स्टेप्स। अब ऑक्सीजन जो होता है रिएक्शन को स्लो करता है, उसे इनिबिटर मानते हैं हम लोग। ऑक्सीजन क्या हो गया? इनिबिटर। ऑक्सीजन स्लो डाउन द रिएक्शन as it reacts with free radical. तो CH3 रेडिकल हो गया, तुमने ऑक्सीजन डाल दिया ना तो रिएक्शन को रोक देगा वो, क्योंकि वो CH3 रेडिकल का आगे क्लोरीन से रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो ऐसा बन जाएगा। ये इनिबिट करता है रिएक्शन को। ओके, अब हो गया सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, कौन कितना परसेंट बनेगा प्रोडक्ट, मतलब सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी। हो गया क्या? फॉर क्लोरीन 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री RH, 2 डिग्री RH, 1 डिग्री RH, ऐसे हुआ। ये हो गया 5, 3.81। फॉर ब्रोमीन यही डेटा आया था, 1600, 82, 1, ऐसे एक डेटा हो गया। फॉर क्लोरीनेशन 3 डिग्री हाइड्रोजन 5 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव है देन 1 डिग्री हाइड्रोजन, और 2 डिग्री वाला 3.8 टाइम्स रिएक्टिव है। 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री ज्यादा, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि बॉन्ड वीक होता है। तो इसका क्लोरीन ब्रोमीन का ये ऑर्डर दिया हुआ है। इससे तुम्हें मान लो प्रोडक्ट बनाना है कि कौन सा कितना होगा, तो CH3 CH2 Cl CH3, इसका मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाओगे तो 2 बनेगा, एक CH2 Cl CH2 CH3।
और दूसरा बन गया CH3 CHCl CH3। रिलेटिव यील्ड कितना आएगा? रिलेटिव अमाउंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी। इसका तो ये कितने हाइड्रोजन को हटाने पे ऐसा 1 डिग्री बनेगा? ये 3 + 3 टोटल 6 सच हाइड्रोजन आर देयर, 6 1 डिग्री हाइड्रोजन। और 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 1 थी प्रीवियस टेबल में देखोगे तो। क्लोरीन के लिए मैंने क्या दिया रिएक्टिविटी ऑर्डर? 5, 3.8 और 1। किसका? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का। ये प्रीवियस टेबल पे था। तो 1 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी 1 है और ऐसा 6 सच हाइड्रोजन एटम है। ये 6 × 1 6 के रेशियो में बनेगा। तो ये 2 डिग्री वाला कितना बन सकता है? 2 डिग्री वाला कितना अपने पास? ऐसा 2 हाइड्रोजन है जिसको बनाओगे तो 2 डिग्री बन सकता है। तो ऐसा 2 हाइड्रोजन था और उसको मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इंटू रिएक्टिविटी 3.8 है, तो इसमें बनेगा वो। तो इसका परसेंट बोले, ये क्या हो गया? रिलेटिव अमाउंट हो गया, रिलेटिव अमाउंट। तो परसेंट ऑफ 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका एक और एग्जांपल देता हूं और क्लियर हो जाएगा। 6 मोल इसका बना, तो दूसरे का कितना बन गया? ये 2 × 3.8 इज 7.6 मोल। तो 6 आउट ऑफ टोटल उसका 7.6, इतना परसेंट। परसेंट ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरो के लिए 7.6 के मोल में बना रेशियो, तो ये 6 मोल बना हुआ था, इतना परसेंट। अब यही हम लोग ऐसे ले लें CH3, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH3, ये दोनों क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये दोनों क्या है? 2 डिग्री है। तो किसका कितना अमाउंट बनेगा? CH2Cl CH2 CH2 CH3, एक हो गया CH3 CHCl CH2 CH2। तो 1 डिग्री से तुम हटाओगे तो ऐसा 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितना था? फॉर्मूला क्या था? ऊपर देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिलेटिव अमाउंट। तो कितने हैं ऐसा हाइड्रोजन? ये 3 और ये 3, टोटल 6 सच हाइड्रोजन आर देयर इनटू इट्स रिएक्टिविटी। 1 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या है? 1 ना। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 1। ये 6 मतलब 6 मॉलिक्यूल इधर बना, तो इसका कितना बनेगा? 2 डिग्री कितना है? नंबर ऑफ 2 डिग्री, ऐसा 4 में से किसी को हटा दो तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी, तो 2 डिग्री का रिएक्टिविटी क्या है? 3.8 ना। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 4 इंटू रिएक्टिविटी है 3.8, तो इस रेशियो में बनेगा। ये 6 मोल बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 15.2 मोल। इसका परसेंटेज जो होगा 6 मोल डिवाइडेड है उसका 6 + 15.6 इंटू 100%, उसका होगा 15.2 बाई ये 21.6 इंटू 100%। अब सोचो, अब बताओ। ओ, सब मेहनत बर्बाद किया मेरा। क्या नोट करोगे, सब चला गया इसी के लिए। लो कैसे देखो, क्लोरीन के लिए देखो, क्लोरीन के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसकी रिएक्टिविटी है 5, 3.8, 1। ब्रोमीन के लिए है 1600, 82, 1। तो परसेंटेज बताना है। अच्छा, तुमने नोट कर लिया? थैंक गॉड, ये तो बहुत मेहनत पड़ने वाली थी मुझे। CH3 CH3 अलग एग्जांपल कर देता हूँ। तो CH2Cl, हाँ सबको शेयर कर दो तो बेटर। अब तुम्हें इसका अमाउंट बताना है। ऐसा कितना हाइड्रोजन है जिसको हटा के ये प्रोडक्ट बनेगा? तो तुम ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, तीनों 1 डिग्री है, तीनों में से किसी एक को हटा दो तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो सिमेट्रिकल ही है ना, एक जैसा है। ये सब एक ही जैसा है ना, किसी को भी हटाओ प्रोडक्ट वही माना जाएगा। ऐसा 9 हाइड्रोजन है और उसकी रिएक्टिविटी कितनी थी? 1 डिग्री की 1 ना। 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 है।
1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने, 9 × 1। और 3 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 5 होती है। और 3 डिग्री है कितना जिससे बनेगा ये, एक ही है 3 डिग्री, एक ही है 3 डिग्री ना, ये एक 3 डिग्री है और इसकी रिएक्टिविटी कितनी है, 5। तो इसी दोनों पॉइंट पे ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा, ही एक हटा के बन सकता था, 1 ऐसा हाइड्रोजन है और उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, 5। तो 9 × 5 का रेशियो, तो ये बनेगा 9, वो 9 मोल बनेगा तो तब तक ये 5 मोल ही बन पाएगा, तो ये इस रेशियो बनेगा और ये होगा 5/9 + 5 × 100। क्लियर हो गया ये परसेंट निकालना। क्लियर है ना। हाँ, ये पार्ट कर दिया हम लोगों ने, मोनोक्लोरो का भी कर दिया, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब उसके बाद हो गया आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में क्या होता है, ये स्लो एंड रिवर्सिबल होता है। CH4 + I2 रिएक्ट करोगे तो रिवर्सिबल वे में रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म CH3I + HI। ये होता है रिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक। तो अब ये वापस आ जा रहा है ना, तो HI को यदि हम लोग कंज्यूम कर दें, इसको कंज्यूम कर दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। HI को कंज्यूम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, तो इसको हम लोग HI को रिएक्ट कर दो किसी से, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HiO3। क्यों, वो HI को रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे HI हुआ, तुमने HiO3 पुट कर दिया, तो HI को ऑक्सीडाइज करके I2 लेगा, I2 बनेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड चल जाएगा। सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ओके, ओके, नेक्स्ट। ओके, नोटेड, ठीक है। हम न्यू पे चले हम लोग, तो ये नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन में क्या होगा, ये हमेशा वेपर फेज या हाई टेम्परेचर पे ही होता है। दैट इज वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन मतलब हाई टेम्परेचर पे ही सब होने वाला। क्लोरीन तो एक सनलाइट दिखा लो तो ऑक्सीजन जैसा हो गया, बंद कर गया वो, क्रैकर्स जैसा हो गया। बट ये सबको तो तुम्हें बहुत हाई टेम्परेचर देना होगा तभी होगा, है ना। ओके। हाँ, वेपर फेज नाइट्रेशन हो गया। हाई टेम्परेचर पे जब तुम दोगे ना, ये क्या होता है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर रिएक्ट नहीं करता है, बट रिएक्ट्स विथ वेपर्स
of conc HNO3 reacts with vapors of conc HNO3. conc HNO3 का वेपर ले लो at what वेरी हाई टेम्परेचर, कितना 450 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना पे करेगा, है ना। RH हो गया और यहाँ पे HNO3 हो गया। HNO3 को ऐसा लिख सकते हो कि ये निकल जाता है फ्री रेडिकल बन के। यहाँ क्या बन जाएगा, बीच से ब्रेक होकर NO2 रेडिकल बन जाएगा, तो RNO2 प्लस H2 हो गया। बट टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो कई तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा तुम्हें, मतलब तुमने CH3 CH2 CH3 लिया ना, और कौन HNO3 ले लो, एक तो बनेगा तुम्हें CH3 CH2 CH2 NO2 वन नाइट्रो प्रोपेन, एक बन जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन, दूसरे पे नाइट्रो आ गया है ना। और थर्ड होगा CH3 CH2 NO2 टू कार्बन का, और फोर्थ होगा CH3 NO2 ऐसा। देख लो क्लियर हो रहा है ये। ओके, सर इज दिस रिएक्शन इज पार्ट ऑफ ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस नहीं है वो, तो HNO3 का प्रिपरेशन मेथड है। यहाँ कौन HNO3 लेके हीट किया गया, अरे यहाँ NO2 था ना, CH3 NO2 बनेगा। ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे तुम, मतलब यदि तुमने पेंटेन लिया ना तो 5 कार्बन का भी नाइट्रो आएगा, 4 कार्बन पे भी नाइट्रो आएगा, 3 पे भी आता है, 2 पे भी आता है, 1 पे भी आता है, सब ब्रेक हो जाता है। ये यूजलेस रिएक्शन है। तुम्हें जो प्रोडक्ट चाहिए हो तो मिला नहीं होता, सब बॉन्ड ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़े में नाइट्रो बन के आ गया, तो सिंथेसिस ही नहीं कर सकते। हाँ, कितना हो गया नेक्स्ट। अब सल्फोनेशन, उसका भी वही हाल है। सल्फोनेशन करोगे तो हाई टेम्परेचर पे ऐसे ही ब्रेक होगा, ये भी वेपर फेज हो गया, है ना। RH दे दो, HO SO3H सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हिट करोगे तो H2O बाहर जाएगा, और क्या बन जाएगा RSO3H। मतलब नाइट्रोजन सल्फोनेशन नहीं पूछने वाला तुम्हें। टेम्परेचर कितना है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी उतना ही है 454 AD, है ना। ये किसके लिए होता है, फॉर n ग्रेटर देन 6 कार्बन, मतलब हेक्सेन ऑनवर्ड्स के लिए होगा, उससे पहले के लिए नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आइसोमेराइजेशन। हाँ बट एक और पॉइंट है इसमें, 3 डिग्री रहे तो छोटा के लिए भी होगा, फॉर स्मॉलर एल्केन
Okay. For a smaller alkane, having 3-degree hydrogen can give product. Ease of sulfonation as कैसे? 3 डिग्री, then 2 डिग्री, then 1 डिग्री. ये तो सबके लिए 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है. Then 2 डिग्री, then 1 डिग्री. ये तो 4 कार्बन ही है, बट 3 डिग्री है तो इसका होगा. ये सब एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया रहेगा, बट आएगा नहीं, आएगा एक ही प्रोसेस, हैलोजिनेशन. साइड रिएक्शन है ये सब, कुछ वेरिएशन नहीं है ना, केवल एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, हैलोजिनेशन इसका. अब प्रिपरेशन सारे इंपॉर्टेंट थे. हाँ, इसमें आइसोमरेशन में क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3 ले लो, और AlCl3 और कॉन्ग HCl के साथ हीट कर दें, तो ये आइसोमर्स बन जाता है. नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन पे आ गया. ये था नॉर्मल ब्यूटेन, और यहाँ ये हो गया आइसोब्यूटेन. हाँ. ओके, नेक्स्ट. ओके. हाँ, इसमें क्या हो गया, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी सिंपल है कि उसको रिएजेंट बस याद रखना है ना, कि अनब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग ना हो, हायर एल्केन. हायर एल्केन मतलब 6 से ज्यादा, फ्रॉम 6 to 10 कार्बन atoms when heated in presence of chromium, molybdenum, tungsten at 500 degrees centigrade. Aromatic hydrocarbon is formed. इसे नॉर्मल हेक्सेन है, उसको Cr2O3 Al2O3, टेम्परेचर दे दो 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो इस तरह से बन जाएगा. 4 हाइड्रोजन बाहर आ जाएंगे इसके, 4H2. नॉर्मल हेप्टेन लिया तुमने, तो इससे रिएक्ट करेगा ना, तो बनेगा तो 6 मेंबर रिंग, वही एरोमेटिक होगा, एक CH3 बाहर आ जाएगा. नॉर्मल ऑक्टेन लोगे यही, तो क्या हो जाएगा, 6 का ही रिंग बनेगा, और 2 बाहर की ओर चले जाएंगे इधर, या 2 का एक सब्स्टिट्यूशन आएगा, बनेगा रिंग 6 का ही. तो इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. ये क्लियर हो गया? ओके. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन तब होगा जब OH रहेगा बाहर को. अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, जिसमें OH रहे तब तो H2O निकलेगा ना. सल्फ्यूरिक एसिड H+ देता है. ये तो सिर्फ एल्केन है, ऑयल है. मान लो घी पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें ना वाटर है ना वाटर हटाएगा. दैट इज नॉट डिहाइड्रेशन रिएक्शन. अपन कौन कौन है, फेज 4 का लेक्चर है क्या? फेज 4 का कहाँ लेक्चर है? नहीं नहीं, अच्छा तुम लोग फेज 4 से कुछ लोग हो क्या? ये KVPI का लेक्चर चल रहा है.
केबीपीआई के लिए। अच्छा गलती से आ गए थे, जाओ देखो फेज 4 का कहाँ है लेक्चर, उसमें जाओ, नसरीम मैन से बात कर लो। एंड का ना प्रणय, और देखो नॉर्मल ऑक्टेन हो गया या नॉर्मल पेंटेन हो गया, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, जैसे हिट करोगे एक बेंजीन बन जाएगा। और बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट जो बच गए ना, जैसे 6 मेंबर्ड हो गया, हेक्सेन हो गया, हिट करोगे तो बेंजीन बन गया। हेप्टेन करोगे तो 7 कार्बन है, तो एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो रिएजेंट याद रखना, नॉर्मल एक्शन प्लस Cr2 और Al2O3, डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा क्या बनता है, तो याद है तो आंसर करके आ जाओगे, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ता है। क्लियर हुआ? ओके, जस्ट 2 मिनट, इसे नोट करो एक बार, मैं आता हूँ देखता हूँ। ओके, क्लियर हुआ? बेंजीन के बाद क्या लिखा है फर्स्ट एक्शन, 4 हाइड्रोजन बाहर आ गया, 4H2। हाँ चलो अब एल्किन्स करते हैं। एल्किन्स एल्काइंस एक ही जैसे है। ये सब मैं जो भी बता रहा हूँ या जो भी टीचर बता रहा हूँ गाइडेंस है, तुम्हें एनसीईआरटी ठीक से पढ़ना होगा, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। अब एल्किन्स में क्या होगा, जैसे C डबल बॉन्ड C है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाती है, जैसे उसकी 83 थी, इसकी 143 किलो कैलोरी है ना। अब बॉन्ड लेंथ उसके कितनी थी, 1.54 एंगस्ट्रम, तो इसकी होती है 1.34 एंगस्ट्रम। अब इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, जीएमपी में चलोगे तो फर्स्ट क्या होगा, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जैसे कि CH3
CH2Br है ना, तो तुम अल्कोहलिक KOH दोगे, अल्कोहलिक KOH, और हीट कर दोगे, वो क्या करेगा, CH2 यहाँ से H यहाँ से ये बाहर आ जाते हैं, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, इससे क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है। तो वो बाहर आएगा जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो, जैसे CH3 के साथ Cl दे दिया गया, CH2 और CH3 हो गया। तो यहाँ पे जब तुम करोगे तो ये Cl है, तो हाइड्रोजन कहाँ जा सकता है, या तो लेफ्ट या राइट, यही दोनों में से कोई हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो यदि लेफ्ट वाला हाइड्रोजन बाहर आ गया तो ये बन जाएगा 1 एल्कीन, और दूसरा क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये 2 एल्कीन ऐसा आ गया। तो ये मेजर होगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उस जिसके आसपास ज्यादा कार्बन होंगे ज्यादा स्टेबल होगा, और ये माइनर होगा क्योंकि लेस स्टेबल है। क्यों ऐसा, स्टेबिलिटी तुम्हें याद आ रहा हो तो सर ने बताया होगा हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन क्या देखते हो, अल्फा CH, तो ये अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला, ये अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। और इसके पास कितने हो गए, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा कार्बन तो 2 ही है ना, तो 2 अल्फा CH, तो ये हाइपर कंजुगेशन थोड़ा रिकॉल करो, ऐसा कुछ सर ने बताया होगा, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन बताया है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या हुआ था GOC में, टॉपिक वाइज इंट्रोड्यूस क्या क्या था उसमें बता सकते हो, किसने लेक्चर लिया था। रंजन सर ने लिया था, तुमसे पूछना पड़ेगा। तो हाइपर इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये 3 इफेक्ट करना होता है GOC में, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस। तो क्या क्या कराया था सर ने रेजोनेंस में, समरिक इफेक्ट मतलब, नोमेनक्लेचर कराया था क्या। नोमेनक्लेचर भी नहीं कराया था, तो कराया क्या था उन्होंने। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 1 डिग्री 2 डिग्री। ओके। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव कराया उन्होंने। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख देता हूँ इसको एक बार। हाँ चलो, हाइपर कंजुगेशन तो कर नहीं सकते अभी, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना होगा,
ये तीन देख लोगे, ये तीन बेस है पूरे ऑर्गेनिक के। इंडक्टिव इफेक्ट, यूट्यूब से एक लेक्चर देख लेना। हाइपर कंजुगेशन, वो भी मिल जाएगा, आधे घंटे का लेक्चर तीनों के मिल जाएंगे। हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, इस पे पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है, इससे तुम बता पाओगे सब। ठीक है, तो इसको यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना। इंडक्टिव इफेक्ट टाइप करना, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि सबका बेसिक ही देखना है ना, तुम्हें आईटी के लिए नहीं करना है, एनसीईआरटी भर करना है केवीपीआई के लिए, इससे हो जाएगा। तो अभी अल्फा सी एच में समझो कि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को, पहले कार्बन को अल्फा बोलते हो, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। तो अल्फा पे जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा, जितना ज्यादा अल्फा सी एच, उतना स्टेबल होगा। तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच टू में इतना अल्फा सी एच है, 2 अल्फा सी एच। इधर कितना हो गया, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, तो टोटल अल्फा कितना हो गया, इधर 3, इधर 3, 6। एक और एग्जांपल देता हूँ, क्लियर होगा। जैसे कि, हाँ, इसकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये या फिर ये वाला। तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी क्यों, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो। अनसैचुरेटेड कार्बन ये है डबल बॉन्ड वाला, इसके बाद वाला अल्फा कार्बन कौन सा होगा, इसके जस्ट बाद वाला ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इधर भी एक अल्फा है, ये अनसैचुरेटेड कार्बन, इसके बाद वाला ये अल्फा, ये अल्फा। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल 3 + 3 6 + 4 10 अल्फा सी एच इसके पास है। ये ज्यादा स्टेबल होगा देन दिस। इसके पास कितना अल्फा सी एच है बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ 7, 3, 2, 2, 7 अल्फा सी एच। ये सभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, उससे ज्यादा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। क्यों ऐसा होगा बता सकते हो। यहाँ पे कितना है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। अनसैचुरेटेड वाला कार्बन देखना, अनसैचुरेटेड कार्बन के बाद ये अल्फा 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 होगा। अनसैचुरेटेड कार्बन कैसे देख रहे हो, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन वो अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड, उसके बाद वाला कार्बन अल्फा, ये अनसैचुरेटेड, उसके राइट साइड वाला अल्फा, ये अनसैचुरेटेड, इधर अल्फा है, इसके इस साइड अल्फा है ही नहीं, राइट साइड में। इसके पास भी अल्फा, मतलब नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं। नेक्स्ट कार्बन देखना है, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, ये अनसैचुरेटेड है, इसके बाद वाला कार्बन अल्फा है, तो इसके बाद वाला कार्बन कौन सा है, ये है 3 + 3 + 3 + 3। तो स्टेबिलिटी इधर बढ़ेगी ना, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा तो रिएक्टिव कम होगा, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। जो सबसे लास्ट वाला सबसे कम रिएक्ट करेगा। कोई भी चीज स्टेबल होता है तो रिएक्ट नहीं करता जल्दी। इसके पास 12 अल्फा सी एच है, ये हाइपर कंजुगेशन अल्फा सी एच जो मैं लिख रहा हूँ। इसके पास 9 अल्फा सी एच है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसके पास 6 अल्फा सी एच है, इसके ऊपर 3 अल्फा सी एच है, ऊपर में नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन। ओके, कुछ डाउट में लिखा है क्या तुमने, फ्रॉम वेयर कैन यू शेयर योर ओल्ड लेक्चर्स। वो कोई किसी का भी देख लो, ये तुम्हें बेसिक चाहिए, आईआईटी के चक्कर मत जाओ अभी। पूरा ऑर्गेनिक मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो तुम्हें सिर्फ यही देखना है ना, एनसीईआरटी बस। तो कोई भी वीडियो चल जाएगा, कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो जाता है काम।
मतलब ये समझो ना कि केवीपाई जीके टाइप का एग्जाम है, कोई टफ नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन होंगे कि हाइड्रोजन की कितना आइसोटोप है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सोडियम हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड है कि कोवैलेंट है कि क्या है, Na+H- आयोनिक हाइड्राइड है। तो क्वेश्चन टफ नहीं आने वाले कि पूरा डिटेल में जाना पड़े आईटी को, बस सब मालूम होना चाहिए, सारे चैप्टर कवर होने चाहिए, बस उतना ही मतलब। ओके डन ये। हाँ, तो एल्काइल हैलाइड्स अभी जब मैंने बताया कि जब दो फिजिबल प्रोडक्ट हो सकता है तो तुम कौन सा एक हाइड्रोजन हटाओगे, अभी इससे पहले प्रीवियस पेज पे ये मैंने लिखा था कि अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाए तो किधर से हटेगा, अब राइट हैंड साइड से वाला हाइड्रोजन जाएगा। तुम्हारे पास एलिमिनेट करने के लिए ये Cl है, यहाँ हाइड्रोजन है या फिर यहाँ हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, क्यों, इसके पास 2 अल्फा CH ही है, तो उतना स्टेबल नहीं है, तो ये माइनर बनेगा, 20% ये बन जाएगा। कुछ वो प्रैक्टिकल डेटा है, 20% ये बन जाता है और ये 80% बनता है, ये बनता है 20%, ये बनता है 80%, क्यों, इसके पास 6 अल्फा CH है, 3+3। ओके, तो ये हो गया डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन। नेक्स्ट, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्किन कैसे बनाओगे कि ROS ले लो, हीट कर दो, किसके साथ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन सा होगा, P2O5, Al2O3 या POCl3, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसके साथ, और कॉन्क H2SO4, ये भी डिहाइड्रेट करेगा, है ना, या HClO4 कोई भी एसिड के साथ, H3PO4, ये सब के साथ हीट कर दो, तो हीट करना मतलब एलिमिनेशन हो गया, तब यहाँ पे अल्कीन फॉर्म हो जाता है। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, वाटर का डिहाइड्रेशन कर दिया मतलब रिमूवल ऑफ वाटर किया, जैसे कि CH3 CH2 या CHOH CH2 CH3 है, अब कॉन्क H2SO4 के साथ हीट कर दो तो डिहाइड्रेशन कर देगा, कौन सा हाइड्रोजन दिखाएगा, ये OH, H या तो लेफ्ट है या राइट है, तो कौन सा हटाओगे, राइट वाला ना, ताकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने। CH3 डबल बॉन्ड CH ये मेजर होगा, और लेफ्ट वाला जो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये माइनर होगा। हाँ, ओके, अब हो गया फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइंस से कैसे करेंगे, हाँ, तो इसको जब तुम करोगे CH3, ये रिएक्शन बार बार आते रहते हैं, इसका दो तरह का रिएक्शन हो गया, एक जब तुमने पैलेडियम दे दिया PD बेस CaCO3 डीएक्टिवेटेड बाई, और हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ PD एल्केन चला जाता है, बट CaCO3 दे दिया और एक्टिवेटेड बाई लेड एसिटेट है, PbCH3COO4, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन हो जाए, जनरल मेथड्स ऑफ एल्कीन चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ सिस एल्कीन बनता है, सिस एल्कीन मतलब दोनों मिथाइल भी एक साइड है और हाइड्रोजन भी एक साइड हो गया, और जब यहाँ पे H2 NaN लिक्विड NH3 दे दिया जाए, NaN लिक्विड NH3, तो यहाँ ट्रांस एल्कीन बनता है, CH3 के साथ H और H, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा।
तो किस केस में सिस बन गया? जब H2 के साथ PDCSO3 दिया जाएगा। अब ये जो हो गया लिंड लास्ट कैटालिस्ट, ये रिएक्शन डायरेक्ट आते रहता है बार बार। लिंड लास्ट कैटालिस्ट, कैटालिस्ट ये क्लेरवा सिस एल्किन कब बनेगा? रिएजेंट याद कर लेना। और ट्रांस कब बनेगा? वो भी रिएजेंट याद कर लेना। तो एल्काइन से भी एल्कीन बना सकते हो, हाइड्रोजन ऐड कर दो या Na लिक्विड NH3 दे दो तो भी तुम्हारा क्या बन जा रहा है? एल्काई से फॉर्म हो जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉम डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड से तो तुम्हें हटाना पड़ेगा एल्कीन बनाने के लिए। तो CH2 के साथ जैसे Br हो गया, यहाँ Br हो गया, तो जिंक दे दो। जिंक क्या करता था याद है? ZnBr2 बनाया था फ्रैंकलाइन रिएक्शन, तो यहाँ भी दो ब्रोमीन को लेकर चला गया, वो तो एल्कीन बन जाएगा ना यहाँ पे। इसके इसमें एल्कीन बन जाता है। CH3CH, ये दो ब्रोमीन एक ही पे, तब Zn देंगे तो याद करो क्या होगा, गेस करो। मैंने सिंगल का बताया था अभी, ZnBr और Zn दोगे तो क्या बना था? CH3CH3 ना, वो बीच से ZnBr2 निकल गया था। इस केस में क्या बनेगा थिंक? हाँ भार्गव करेक्ट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल वर्ड्स रिएक्शन। मतलब ये दो Br यहाँ बीच से हटा दोगे तो Br2 हटाएगा, अगले वाले से कंबाइन कर जाएगा। नहीं नहीं, लिखने में तुमने एल्कीन तो लिखा बट वो नहीं, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसा आएगा ना। ये और इसका मिरर इमेज ले लो, अब बीच से ZnBr2 निकाल दो। अभी वर्ड्स में भी किया था सेट। मतलब जिंक दे दो या सोडियम दे दो, प्रोडक्ट सेम ही रहता। सोडियम दोगे तो वर्ड्स रिएक्शन कहलाता है, जिंक देते हो तो क्या कहलाएगा? फ्रैंकलिन। क्लियर हो गया? ओके। अब इस तरह से बन जाए CH2Br, CH2Br, तो Zn दोगे तो ये यहाँ से ले जाएगा, तो ये आपस में मिलकर साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, फिर यहाँ साइक्लोप्रोपेन ऐसे। हाँ, नेक्स्ट हो गया विटिक रिएक्शन। तो विटिक रिएक्शन में क्या हो जाता है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। अब यहाँ पे तुमने पहले मान लो कि PH3P दे दिया, दूसरे स्टेप में जो होगा RLI दिया हुआ, थर्ड स्टेप में CH3 CH3 CH2Cl दे दिया है। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ना, डबल बॉन्ड CH3, तो एल्कीन तो बन गया। तो करना क्या है इसको, कैसे रिमेम्बर करें, क्या करना होगा? तुम्हें क्या करना है, यहाँ से H और Cl हटा दो, -HCl, राइट। -HCl हटा दो और यहाँ से O हटा दो, और दोनों को आपस में ऐड कर दो। HCl हटा दोगे तो CH3CH आया, और यहाँ से इस पार्ट को जाके ऐड कर दो, मतलब कि कुछ ऐसा हो जाए। देखो CH3 COCH3, और मैंने दे दिया तुम्हें, वो स्टेप सब वही रहेंगे। फर्स्ट हो गया PH3P, सेकंड हो गया RLI, थर्ड होगा CH3
CH, कुछ और ले लो, यहाँ CH3 ले लो, CH3 और Cl। तो शॉर्टकट क्या है? रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम कीटोन। ये ट्रिक है ना, ऑक्सीजन से उसको हटाओ। एंड HX फ्रॉम सेम कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड ऐड, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हटा दो, यहाँ से HCl हटा दो, और ये दोनों को ऐड कर दो। क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ऑक्सीजन हटाया, इसको कट पेस्ट कर दो, इसको इधर ले आओ। मतलब किस पार्ट को इधर लाओगे? ये वाला जो पार्ट हो गया ना, इसको यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दो। सी यहाँ पे जो भी रहे, 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल हो गया। समझ में आ रहा है क्या करना है? कीटोन का ऑक्सीजन उड़ा दो और वहां से HCl हटा के बाकी पार्ट को ऐड कर दो। तो इसका मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म तो करेंगे ऑर्गेनिक में जब आएगा तो। ओके, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट में इलेक्ट्रोलिसिस, वो तो कर लिया हमने ना। इलेक्ट्रोलिसिस से एल्कीन कैसे बनाना था, एल्काइन कैसे बनाना था, वो तो उधर ही कर लिया। वो कैसे था? CH2 के साथ CONA था, CONA था, इसमें क्या बन गया था? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये ऑलरेडी कवर्ड। ओके, हाँ ये हो गया। हाँ, सोडियम सक्सिनेट, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इट्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? एल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल। क्यों? वीक पाई बॉन्ड है ना, वीक पाई बॉन्ड है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर अटैक कौन सा करेगा? पॉजिटिव चार्ज ना। तो पॉजिटिव चार्ज आके पहले अटैक करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके पहले अटैक कर जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो गए, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एल्कीन पे क्या अटैक करेगा? एल्कीन पे पाई क्लाउड होता है, सारे प्लस चार्ज, H+, CH3+, Cl+, Br+, वो सब अटैक करेंगे। तो होगा क्या कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दो, तो तुम्हारे पास मान लो HCl है, तो HCl में E+ Ne- लिखो, H+ और OH-, H+ और Cl-, वाटर रहता था H+ और OH-, तो कौन सा पार्ट जो नजदीक जाएगा? तो जिसमें निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के नजदीक क्यों जाएगा? E+ जाएगा। और E+ कहाँ जाएगा? टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाने से प्लस चार्ज मिडिल पे आएगा, ये पाई बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया ना, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा प्लस माइनस में। ये क्या बन जाएगा? CH3 CH+ CH2E। और मान लो कि हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल को तुम यहाँ पे अटैक करते, किधर? मिडल कार्बन पे। तो मिडल पे अटैक कब करेगा? जब यहाँ पे माइनस आया, तो इस CH को इधर शिफ्ट कर दे, तो CH पे माइनस आ गया, CH2 पे प्लस आ गया, तो CH पे माइनस और E+, ये मिलके क्या हो गया? CH3 CH, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल, और CH2+, ऐसा हो गया ना। तो पाई क्लाउड को जैसे ही शिफ्ट करोगे उसे ब्रेक कर दो प्लस माइनस में, तो इलेक्ट्रोफाइल जिधर भी जा रहा है वहां माइनस चार्ज आना चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा ना माइनस और प्लस में। बट ये ओवरऑल लेस स्टेबल है, इसके पास अल्फा एटोन कितना है? कार्बोकेटाइन के बाद वाला कार्बन यही एक है, इसके पास 1 अल्फा CH है, तो ये लेस स्टेबल होगा, तो ये माइनर अमाउंट में बनेगा। और इसके पास कितना हो गया? अल्फा CH 3+2, 5 अल्फा CH। ये भी अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड मतलब जैसे एल्कीन अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड है इसलिए। कार्बोकेटाइन भी अनसैचुरेटेड है, इसको एक बॉन्ड और मिलेगा तो सैचुरेट होगा, है ना। तो ये मोर स्टेबल हो गया, तो पहला वाला ही प्रोडक्ट बनाओगे, और ये क्या हो गया? लेस स्टेबल।
तो इसके बाद न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो कहाँ आ गया, CH3 CHE CH2NU, तो ये बनेगा माइनर, क्यों, लेस स्टेबल था। और ये क्या था, इस पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये मोर स्टेबल है ना, तो ये बनेगा CH3 CH के साथ NU CH2E, ये बन जाएगा मेजर। और इस प्रोडक्ट का नेम देंगे हम लोग मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ, इसको जरूर पढ़ना, मार्कोनिकॉफ आता ही रहता है बार बार। प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कैसे, अब याद करो, एकदम लर्न कर लो। कैसे याद करोगे, निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल कहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस पे है ना, न्यूक्लियोफाइल को CH पे भेजना होता है और इलेक्ट्रोफाइल को टर्मिनल पे, यही मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। जो भी आ गया, जैसे HCl हो गया था, Cl माइनस कहाँ पे जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है, मतलब CH के पास। क्लियर हुआ, इसको नेक्स्ट पे और क्लियर करता हूँ तो आएगा। हाँ, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो गया, इसको एक रूल बना देते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। ये हो गया, निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल adds where less number of hydrogens are present। तो मार्कोनिकॉफ ही मेजर होता है ना, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, मान लो तुमने HCl ऐड किया, H प्लस और Cl माइनस होगा, तो निगेटिव पार्ट कहाँ ऐड करोगे, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHCl के साथ, और H प्लस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ये हो गया CH3। अब इसके साथ ROH ऐड करो, तो RO माइनस H प्लस है, निगेटिव पार्ट कहाँ ऐड करोगे, इसी पे ना, और H प्लस टर्मिनल पे, क्या बन गया, CH3 CHOR, और ये CH3। हाँ, अब HOCl ऐड करना है, HO माइनस Cl प्लस, तो क्या होगा, निगेटिव पार्ट कहाँ पाएगा, CH पे आएगा ना, इट विल बिकम CH3 CHOH, और ये CH2Cl, और NOCl, NOCl क्या होगा, NO प्लस Cl माइनस, निगेटिव पार्ट यहाँ पे जाएगा, CH3 CH के साथ Cl, CH2 के साथ NO। H2O दोगे तो H2O क्या हो गया, H प्लस OH माइनस ना, ये कैसा ऐड होगा, CH3, निगेटिव पार्ट कौन सा, OH, उसको इधर ऐड करो, प्लस को यहाँ पे, तो ये बहुत ही सिंपल वाला पार्ट है, आते रहता है। बट किसमें कैसे ब्रेक करना याद होना चाहिए, ROH हो गया, RO माइनस H प्लस, H2O कैसे ब्रेक करोगे, H प्लस OH माइनस, कौन का H2SO4 रहेगा, तो कैसे ब्रेक करोगे, H प्लस और HSO4 माइनस, तो ऐसे ऐड करो, CH3 CH, यहाँ पे OSO3H, और यहाँ पे हाइड्रोजन इधर जाएगा। समझ में आया, प्लस माइनस पार्ट कैसे अलग करना है, निगेटिव पार्ट को CH पे ऐड करना, पॉजिटिव को इधर, ये है मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब बताओ, सोच लो, इतना क्लियर हुआ।
ओके। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सा होगा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वही निगेटिव चार्ज के पास जाएगा ना। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला कौन सा होगा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे H+, R+, Cl+, NO+, ये सब इलेक्ट्रोफाइल हो गए। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया? न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव को लव करने वाला, तो उसपे क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। Electrophiles are positively charged. Nucleophiles are negatively charged. What is CH in the last step? CH. आदित्य ने पूछा what is the last CH down? CH down, last CH down. कौन के H2SO4 डालो तो हाँ OSO3H हो गया। HSO4 माइनस को OSO3H लिख सकते हो ना। HSO4 में O पे माइनस आता है तो O से बॉन्डिंग दिखाया जाता है कि O बॉन्डेड हुआ है यहाँ पे। ओके। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें दो स्टेप हो गया। पहले स्टेप में क्या हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो कार्बोकेटाइन बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो गया। तब हाइड्रेशन करें। फर्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसे होगा? जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ H+ और वाटर दे दो, तो पहले अटैक कौन सा करेगा? H+ ही अटैक करेगा इधर। ये अटैक करेगा तो इस पे प्लस आ गया मिडिल कार्बन पे, मतलब बॉन्ड उधर शिफ्ट कर दो तो ये CH2 पे माइनस आ गया, H+ से रिएक्ट कर गया तो CH+ और CH3 आ गया। फिर H2O जाकर अटैक करेगा यहाँ पे, CH3, CHOH CH3 रह जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट। इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह सब होता है। एक रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ये भी यूट्यूब से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला पार्ट GOC का। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, तो तुम्हें इंडक्टिव, मेसोमेरिक और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन GOC का पार्ट देखना होगा। उसमें होता क्या है ना कि कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करके मोस्ट स्टेबल पे जाने की कोशिश करता है। जैसे तुमने CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया, यहाँ पे CH ही ले लो। अब क्या होगा? जैसे कॉन्क H2SO4 बल्कि वाटर दे दो तो क्या होगा? H+ और H2O, H+ से टर्मिनल पे अटैक करेगा तो बन गया CH3, CH, CH3, CH+CH3। अभी तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल कैसे? इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अल्फा CH कितना आ रहा है वो काउंट करो। ये अल्फा है, इसका बाद वाला बीटा कहलाता है। इधर ये अल्फा है तो अल्फा कार्बन कितना हो गया? 3+1 4 ना, तो 4 अल्फा CH, 4 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लेस स्टेबल होगा। बट इसी को रीअरेंज कर दिया जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए H-, यही बताएगा रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ये सब। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? यहाँ से H- उठ के उसके पास चला गया, H- वहां चला गया तो इस पे आ जाएगा ना वो हाइड्राइड, मतलब H- उठ के इधर चला गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 ना। अब बताओ, इधर 3 डिग्री बन गया ना कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन मतलब क्या हो गया? तीनों ओर से प्लस चार्ज है, सॉरी तीनों ओर से कार्बन है, तो अल्फा CH कितना आएगा इसमें? ये 2 अल्फा CH, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तीन तीन अल्फा मिले ना उसे, तो 3+3+2 8 अल्फा CH, ये मोर स्टेबल होगा। तो कभी भी कार्बोकेटायन बनाना तो मोर स्टेबल बना देना, उसके बाद H2O का अटैक करना है जब मोस्ट स्टेबल हो गया तो। देन इट फॉर्म CH3CHOH, CH3H नहीं है, CH2CH3। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कैसे होता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री मोर स्टेबल है ना। स्टेबिलिटी ऐसा है। ये कैसे होता है? बाई हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ऐसा।
देख लो, क्लियर हुआ? ओके, गॉड गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो। हाँ, अब देखो, जैसे हम लोग को ये बनाना होगा CH3 CH, CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसका हाइड्रेशन करने चले हम लोग, तो क्या हो गया, वाटर ऐड हुआ क्या? ऐड हुआ, बट कहीं और ऐड हो गया ना, रीअरेंज प्रोडक्ट आ गया, CH3C, यहाँ पे OH आ गया ना अभी। तो इस पे वही बताया कि OH कहीं और चला गया, हाइड्रोजन कहीं और चला गया। यही हुआ ना कि H प्लस तो यहाँ पे गया, बट हाइड्राइड शिफ्ट करके ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया। तो ये जो मिला रीअरेंज प्रोडक्ट बना। तो इफ यू डोंट वांट द रीअरेंज प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे हम लोग? CH3 CH है, इसके साथ CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, HgOAc ट्वाइस, THF, और इसमें वाटर डाल देते हो। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और दूसरा स्टेप है डीमर्क्यूरेशन, NaBH4 दे दो, तो H माइनस देता है। इसमें जो एडिशन हो जाता है, वो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 ये दोनों का स्टेप याद करना पड़ेगा, क्या क्या आ गया। तो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे CH3 आ गया, तो इसमें विदाउट रीअरेंजमेंट हुआ ना। कहाँ पे क्या गया, यहाँ पे H चला गया और यहाँ पे OH चला गया, यही हुआ ना। तो ये एडिशन ऑफ क्या हो गया, वाटर ही हुआ ना। इट इज एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट। ओके, एडिशन ऑफ H2O विदाउट रीअरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू विच रूल, मार्कोनिकॉफ है ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या हो गया, यहाँ पे H ऐड किया, यहाँ पे OH ऐड किया। निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल कहाँ ऐड हुआ था, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये मार्कोनिकॉफ से ही ऐड हुआ ना। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या हो जाता, OH टर्मिनल पे जाता, निगेटिव पार्ट है ना, और H इधर आ जाता। तो ये इस प्रोसेस से ये हुआ कैसे, इसका नेम क्या हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहले मर्क्यूरी के साथ ऐड किया गया एंड देन इसको रिमूव किया गया, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो बस यही करना, विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट डालना। और एंटी मार्कोनिकॉफ चाहिए तो HBO, इसको OMDM शॉर्ट में बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें BH3 देते हैं फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दो अलग अलग प्रोसेस का कॉम्बिनेशन हो गया, दो दो प्रोसेस मिला के एक बनाया गया। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो बन गया, ये मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ देखेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या हो गया, निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, मतलब OH कहाँ पे ऐड हुआ, CH2 पे, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही हुआ ना, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट।
इस प्रोसेस का जो नेम होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ, तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? हाइड्रोबोरेशन मतलब BH3 बोरेन लिया गया और बाद में उसको ऑक्सीडाइज कर दिया गया। H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तब ये फॉर्म होता है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन गया? एंटी मार्कोनिकॉफ। हाँ, तो इसका मैकेनिज्म उसको एक बार देखोगे एनसीईआरटी से कैसे कैसे वो। फिलहाल तो इसके लिए प्रोडक्ट ही चाहिए तुम्हें सबका। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद है हैलोजिनेशन। सिर्फ हैलोजिनेशन, सिर्फ हैलोजन ऐड करोगे तो कैसा होगा? ऐड होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। मान लो तुमने ब्रोमीन दे दिया, तो ब्रोमीन का अपना कलर है। CCl4 ले लो, एक इनर्ट सॉल्वेंट, तो ये उसको डिकलराइज कर देता है। हाँ, तो ये क्या करेगा? इसको डिकलराइज कर देता है वो। CH Br पाई बॉन्ड तो गया, तो इसका ब्राउन कलर क्या हो गया? डिकलराइज हो गया ना। ब्रोमीन का अपना कलर था, ब्रोमीन ही नहीं रहा तो उसका कलर क्या होगा? डिक्लेराइजेशन ऑफ ब्रोमीन, तो उससे मालूम चल जाता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ब्रोमीन का अपना ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, जिसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कर सकते हैं। मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो ब्रोमीन से रिएक्ट करके ब्रोमीन गायब हो जाएगा। ब्रोमीन गायब हो गया तो तुम्हें कैसा दिखेगा वो लोग अगर अनसैचुरेटेड था तभी ब्रोमीन उससे रिएक्ट किया। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लोगे और यहाँ पर ब्रोमीन तुमने ले लिया, तो ब्रोमीन जाके इसके जैसे जैसे नजदीक जाएगा Br- बाहर हो जाता है। ओके, तो CS के साथ CH2 यहाँ पे क्या आ गया? Br+। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। Br+ मतलब तो ऑक्सीजन जैसा हो गया। ब्रोमीन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 ना। Br+ में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ऑक्सीजन जैसा हो गया, तो दो बॉन्ड बना सकता है, बना लिया उसने। अब Br- इसका बैक साइड से आएगा, सामने से तो ये आने नहीं देगा हिंड्रेंस से, तो नीचे से आएगा और वो कहाँ पे जाएगा? टर्मिनल पे, कहीं कि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है। ये पूरा ओपन इन है, दो छोटे छोटे हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो एक मिथाइल भी है ना, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो CH3 CH Br। अभी CH2 Br यहाँ से आ गया, तो ये एडिशन कौन सा हो गया? एंटी एडिशन। क्लियर हुआ? एंटी एडिशन मतलब एक ब्रोमीन ऊपर से ऐड हुआ तो एक ब्रोमीन नीचे से ऐड हुआ, ऐसे। हाँ, बताओ क्या डाउट था? कॉपर एसिटिलाइड फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। नहीं, वो टेस्ट ऑफ वन अल्काइन होता है, कॉपर एसिटिलाइड और सिल्वर एसिटिलाइड। वी हैव CH3 with the highest number of hydrogen. Why did not to go there? जहाँ एल्कीन होगा केवल वहीं पे ऐड होगा नित्या। जो एल्कीन होता है वही रिएक्ट करता है और कुछ नहीं। नहीं, वो तो जस्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जैसे AgCl बन जाता है ना, व्हाइट पीपीटी। उसी तरह वन एल्काइन है ना, उसमें Ag+ डाल दो तो सिल्वर एसिटिलाइड व्हाइट पीपीटी बन गया। आयोनिक रिएक्शन है बस। ओके। हाँ, तो नेक्स्ट। एडिशन ऑफ हैलोजन वाटर। जैसे कि हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ क्लोरीन और वाटर दे दो, तो क्या बन जाएगा? एक OH आएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन, और Cl यहाँ पे जाएगा। होता क्या है कि Cl2 वाटर से रिएक्ट करता है और बनता वो HCl और HOCl।
और HOCl से जनरेट हो जाता है Cl+। यहाँ Cl+ बन गया और वाटर का OH- रह गया, तो वही प्लस माइनस को ऐड करना है। तो मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल मतलब OH- कहाँ पे ऐड होगा, CH पे, और पॉजिटिव पार्ट Cl+ कहाँ ऐड होगा, CH2 पे ऐड होगा। हाँ, तो कभी भी ऐड करना होगा तो OH को, जैसे कि ऐसे कर रहे हैं, CH3 C के साथ CH3, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ऐड कर दिया गया क्लोरीन वाटर। तो क्या होगा, OH और Cl का एडिशन है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। किस कार्बन पे लेस हाइड्रोजन है, मतलब यही दो कार्बन पे ऐड होगा ना, डबल बॉन्ड इसी के पास है। तो किस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट पे, लेफ्ट वाले को OH दे दोगे, OH- गया इसके पास, OH- जाएगा, निगेटिव पार्ट यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और पॉजिटिव वाला पार्ट जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसके पास तो एक हाइड्रोजन है, इसके पास तो कुछ भी नहीं था। इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इस पे, तो इसके पास OH चला जाएगा, यही मार्कोनिक ऑफ ने बताया था ना। और यहाँ पे ये आ जाएगा। सोच लो, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट हो गया ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एल्कीन हो गया तो एल्काइन अपने आप हो गया। जो काम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड के लिए करोगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सेम करेंगे, बस उसको दो दो बार ऐड करना होगा सब। दो बार हाइड्रोजन ऐड होगा, दो बार HOCl ऐड होगा, दो बार H2O ऐड होगा, दो बार ये, मतलब एल्काइन एल्कीन का रेप्लिका है, मतलब सेम होते जाएगा, वही सब मैकेनिज्म। तो समझना एल्कीन ही है, एल्काइन फिर सेम रिएक्शंस हो जाते हैं। ओजोनोलिसिस, इसको फर्स्ट स्टेप में ओजोन डालो और सेकेंड स्टेप में जिंक H2O डाल दें। तो करना क्या होता है, बीच से इसको बॉन्ड को कट करो और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन पेस्ट कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पेस्ट कर दिया H, और दूसरे साइड भी इसी तरह से कर दिया, तो क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड ना। ओके, इसको करने में कुछ भी नहीं था, ओजोनोलिसिस इस तरह से आ जाता है। अब देखो कैसे होता है। हाँ, जैसे कि मान लो मैंने ये दिया, इसका मैकेनिज्म क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसमें ओजोन दे दो, टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, CH2 CH2 यहाँ पे ओजोन आके रिएक्ट कर जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऐसे आके रिएक्ट किया। अभी अनस्टेबल पड़ जाता है, तीन तीन O एक साथ, तुरंत रीअरेंज करके ऐसे आ जाता है, बीच में से ये डबल बॉन्ड नहीं रहता, ऐसे। एक बार ये आ जाए ना, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो क्या हो जाएगा, इसको H मिलेगा, इसको OH मिल जाएगा, इसको H मिला, इसको OH, किसी को H किसी को OH दे दो, तो इस तरह से बन जाएगा। अब 2H ऑन द सेम कॉमन अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा। इस मैकेनिज्म की जरूरत अभी नहीं है IIT के लिए, बस प्रोडक्ट पूछेगा तुम्हें, है ना, और H2। बट जो ये H2O2 बना ना, वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 को किससे रिएक्ट करते हैं, जिंक डाल देते हैं। जिंक क्या करेगा, इसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, Zn और H2O बन गए। क्लियर हुआ। तो अपने को प्रोडक्ट लिखना सिर्फ सीखना है कि प्रोडक्ट कैसे होगा।
बाकी ये मैकेनिज्म नहीं, एक बार बता दिए, इसको अवॉइड करना। तुम्हें सिर्फ ये पूछेगा कि इसका प्रोडक्ट बताओ। ओजोनलिसिस करेंगे तो क्या होगा? ओजोनलिसिस करो, फर्स्ट में ओजोन दिया, सेकंड में ZnH2O दिया, तो करना क्या है, बीच से इसको कट करो, दोनों साइड ऑक्सीजन चिपका दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक क्या बन जाएगा, CH3 COH। एक बन गया प्रोपेनोन और एक बन गया एसिटाल्डिहाइड। बेंजीन का ओजोनलिसिस से क्या बनता है ये पूछता है, बताओ। ओजोनोलिसिस, ओजोनलिसिस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकंड लास्ट एंड लास्ट स्टेप नहीं समझा, छोड़ दो भार्गव, उसकी जरूरत नहीं। बस ये समझो बीच से कट करके ऑक्सीजन बनाना है प्रोडक्ट, इतना एनसीईआरटी में नहीं होगा ये सब, उसे अवॉइड करो। वो तो यहाँ पे क्या दिया, जिंक दिया हुआ है, यदि जिंक नहीं देता तो ऑक्सीडेशन हो जाता वो, तब जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा। जैसे पहले स्टेप में O3 दिया जाए और दूसरे में H2O दिया जाता, वो ऑक्सीडेशन हो जाता वो, तब तो CH3CO आ जाता, और एक आ जाता CH3CO, यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया। डिफरेंस है ना इसमें और इसमें, जिंक नहीं गिवन है तो। जिंक गिवन रहेगा तो बस कट करो ऑक्सीजन डाल दो, तो तुम्हें जिंक दिया रहेगा बाय डिफॉल्ट, जिंक मान के चलो कि है, तो क्या प्रोडक्ट होगा? सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, C2H2O2 ना, हाँ ठीक है, यही होगा। तो ये पूछते रहते हैं कि कैसे करना है, करना कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड को बीच से कट करो, ऑक्सीजन चिपकाते जाओ, कट द डबल बॉन्ड और वहां पे टेस्ट द ऑक्सीजन, यही करना है ना। तो अपने काम क्या होगा कि इसको यहाँ से ब्रेक करो, इसको इधर ऑक्सीजन दे दो, इधर ऑक्सीजन दे दो, इसको भी ब्रेक करो, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, इधर भी ब्रेक करो, इधर इधर, ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, और एक एक हाइड्रोजन तो था ही, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसका 3 मोल बन जाएगा, इसका नेम है ग्लाई ऑक्सल, ग्लाई ऑक्सल। अब वो क्वेश्चन अपोजिट वाला भी पूछता है कि प्रोडक्ट दे देगा, तुम्हें बताना होगा क्या बनेगा। एक और क्वेश्चन बना दो, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3H, यहाँ पे क्या बनेगा, ये इसको CH2 ही ले लेते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ओजोनोलिसिस। ओके, CH3 CHO CO2 हाँ गुड, सार्थक, नेम तो याद होने चाहिए हाँ। और भी आंसर ओके। हाँ भार्गव ठीक है, CH2O ना, एक CO2 कहाँ गया, यहाँ CH2O बनेगा,
यहाँ पे करोगे तो इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे करोगे इधर ऑक्सीजन, ऐसे होगा ना। ये क्या बन गया, CH3COH। बीच वाले का क्या हो गया, CO2 बन गया। लास्ट वाला क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड CO2, यही है ना। अब क्वेश्चन दे दे कि एक ए है, इसका ओजोनलिसिस करने से O3 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस क्या हो गया, ZnH2O से। मान लो तुम्हें प्रोडक्ट बना दे कि CH3COH और फॉर्मल्डिहाइड बनाया, तो वो एल्कीन कौन सा होगा, कैसे करोगे। कुछ नहीं, ये दोनों को ऐड करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच से हटा दो, तो क्या होगा, फ्यूज कर दो दोनों को, CCH3, ये डबल बॉन्ड CH और H, यही होगा ना। मतलब ये पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे दोनों का डबल बॉन्ड O लिखो, डबल बॉन्ड O सामने सामने ले आओ और फ्यूज करके हटा दो उसे, ये दोनों हटा दो। कहाँ से आया होगा ये, तो अपोजिट भी पूछता है किस एल्कीन से आया, ऐसे। ओके। हाँ तो बस इतना ही आते रहता है, उस दोनों को फ्यूज करके हटा दो। नेक्स्ट, तो एल्कीन के रिएक्शंस हो गए, अब ऑक्सीडेशन बाकी है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो बेयस रिएजेंट क्या है, कोल्ड अल्कलाइन K1O4। इसमें क्या हो जाता है, ये है 1% कोल्ड अल्कलाइन, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन K1O4। मतलब सोचो एक ही परसेंट K1O4 है, बाकी वाटर है। नहीं तो पूरा K1O4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, तब ये माइल्ड पड़ जाता है। तो ये माइल्ड पड़ेगा ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा ना, यहाँ से CH2 और दोनों OH सिन साइड से ऐड होंगे, ये क्या होगा, सिन एडिशन, सिन एडिशन। मतलब कि कुछ ऐसा रहे ना साइक्लिक। तो जब तुम ये कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 दिया रहे, 1% ही रखते हैं, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, तो तुम्हें दो OH ऐड करना है सेम साइड से। सेम साइड मतलब हो गया कि एक OH यहाँ पे ऊपर साइड में है, तो दूसरा OH भी ऊपर ही होगा। और डैश दिखाते मतलब नीचे, हाइड्रोजन नीचे है तो इसका भी हाइड्रोजन नीचे होगा, ऐसे। विजिबल नहीं हो रहा तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया OH, ये मतलब OH बड़ा है, तुम्हारे सामने दिख रहा है, जो ऐसे वेज में बनाएंगे। ये वेज डैश प्रोजेक्शन, इसका मतलब ये दोनों वेज तुम्हारे हो रहा है, कॉपी से उठ के आए हुए हैं। और इसका हाइड्रोजन कॉपी के नीचे गया, वो इसका भी नीचे गया, तो दोनों वेज सेम साइड से ऐड हुआ ना, ये सिन एडिशन है। ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, उसका कलर चला गया KMnO4 का। या फिर इसको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी दे दो तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये दो में सिन एडिशन हो जाता है। और एक होता है एंटी एडिशन ऑफ 2H, है ना। वो कैसे करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे तुमने मान लो ये दे दिया ऑक्सीजन सिल्वर, इसको हिट कर दो, इसमें क्या बन जाएगा, Ag2 और नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। नेसेंट ऑक्सीजन CH2 ऐसे O आ जाता है। या फिर कोई भी पर एसिड दे दो जिसमें 3 ऑक्सीजन हो, पर एसिड। एसिडिक एसिड OH है, यहाँ पे OH करोगे तो इसका नेम हो गया पर एसिडिक एसिड। पर एसिडिक मतलब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना। हाँ, तो ये एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो नेसेंट ऑक्सीजन ऐसा बना देगा। अब तुम इसको वाटर डालोगे ना, तो H2O नीचे से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये ऊपर चला गया, तो ये एंटी एडिशन होगा। तो यहाँ भी बना तुम्हारा, बाद में इसको H+ मिल जाता है वाटर से, OH। बट ये एडिशन कौन सा होगा, एंटी एडिशन। मतलब इसी को हम लोग ये कर देते हैं, तुम्हें क्वेश्चन दे दे कि पर एसिड के साथ रिएक्ट करना है, पर एसिड कोई भी दे दे, जैसे CF3CO3H, और दूसरा हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड होगा, बट वाटर जो ऐड होगा, एक OH ऊपर एक OH नीचे, तो ये रिएजेंट लर्न करना पड़ता है किसमें दोनों OH सेम साइड है और किसमें ऊपर नीचे। देखो इसमें एक OH ऊपर किया, एक OH नीचे किया, यहाँ H नीचे चला गया, इसमें
H ऊपर आ गया, तो ये एंटी एडिशन हो गया ना। ओके, ये क्लियर हो गया। एंटी एडिशन पर ऑक्साइड में क्या हो गया कि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिया, नेसेंट ऑक्सीजन, तो आके ऐसे बन गया हिपोक्साइड, CH2O वो ऊपर से आके ऐड हो गया। तो जब वाटर अटैक करोगे तो वाटर सामने से नहीं आ पाएगा, सामने से तो ऑक्सीजन नहीं आ ही नहीं पाएगा, तो बैक साइड से जाता है। तो एक ऑक्सीजन ऊपर चला गया, एक ऑक्सीजन नीचे आ गया, तो दो OH ऊपर नीचे हो गया ना, OH ऊपर है तो दूसरा OH नीचे है, जबकि इसमें दोनों OH सेम साइड था, ये सिन एडिशन था। और ये कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन है, ऐसा। इसमें OH ऊपर नीचे आ गया, तो इसी में जब ये दे दे पर एसिड प्लस वाटर, तो तुम्हें दोनों OH ऊपर नीचे करना है। और कोल्ड KMnO4 कर दे या OSO4 दे दे, तो दोनों का सिन एडिशन करना है। ओके, नेक्स्ट देखें। क्लियर, ओके। हाँ, ये जो निस्सो वाला पार्ट कर दिया, OSO4 वाला भी कर दिया, सब एनसीईआरटी साझी ही पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा पूरा। अब हॉट KMnO4 दें तो क्या करेगा, वो बॉन्ड को बिल्कुल ब्रेक कर देगा। हॉट, वो तो कोल्ड दिया था उन्होंने, एसिडिक या अल्कलाइन जो भी रहे, KMnO4, तो ये पूरी तरह से ब्रेक कर देगा, है ना। तो क्या करता है वो, CH3 हुआ ना, तो कीटोन को आगे नहीं ले जाता, बट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा वो। H के साथ CH3 है ना, तो इसको KMnO4 दोगे तो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर देगा, बीच से ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, तो CH3CO CH3, ये कीटोन है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं होगा। बट ये जैसे ही बना ना, CH3COH एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स आर हाईली रिएक्टिव, ये तुरंत रिएक्ट करेंगे, इसमें CH बॉन्ड है ना, इसको एक नेसेंट ऑक्सीजन आके ऑक्सीडाइज कर जाता है, CH3COH बना देता है। तो कहीं एल्डिहाइड बनाया तो उसको एसिड कर देना, और कुछ नहीं करना। जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड, तो पहला प्रोडक्ट तो ओजोन लिसिस जैसा ही है, क्या करना था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डालोगे, बट ये क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, CH3COH, तो ये एसिड में चला जाएगा। और ये जो टर्मिनल कार्बन है हमेशा पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होकर CO2 आएंगे, तो CO2 बाहर आ रहा है, मतलब वो डबल बॉन्ड टर्मिनल पे ऐसा टेस्ट दे देता है। एक पेंटीन है जिसको KMnO4 से रिएक्ट करके CO2 बाहर आ रहा है, तो कौन सा पेंटीन होगा, पेंट वन इन, यस, पेंट वन इन है, तो जाके टर्मिनल से बाहर करेगा। ओके, ये वाला पार्ट कर दिया, कोल्ड KMnO4, इसका। अब एक बच गया एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तो उसका एक ही केस है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ये सब एनसीईआरटी बेस है, सबका बेस रिएक्शन क्या क्या था।
एक बचा हुआ, तुम लोग को एनसीईआरटी ही सिर्फ देखना है, नथिंग एल्स। हाँ बट तुम चाहते हो पूरा ऑर्गेनिक अभी कर लें, तो कोई एक बुक उठा के देख लो, ऑर्गेनिक की मिल जाएगी। या वो मेरा तो जेई वाले मिलेंगे तुम्हें, वो नहीं। HBr केवल दिया जा रहा है ना, तो मार्कोनिको ऑफ एडिशन, CH के साथ BR यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, यही हुआ ना, ये M के एडिशन है, मार्कोनिको ऑफ एडिशन। बट वही HBr के साथ पेरोक्साइड दे दिया जाए, पेरोक्साइड, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, किधर जाएगा, CH3 CH, BR कहाँ चला गया, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे है, टर्मिनल पे है ना। इसमें उल्टा हो गया ना, BR टर्मिनल पे गया H इधर, तो ये कौन सा है, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। तो जब HBr रहे तो ही ये काम करेगा, कि HF HCl HI में नहीं काम करेगा। देख लो। हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, CH3 डबल बॉन्ड CH2, हाँ अब HCl दे दे, या HCl के साथ पेरोक्साइड दे दे, पेरोक्साइड तो इसमें भी दे सकते थे, पेरोक्साइड H न्यू, तो भी दोनों के केस में सेम प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ ही बनेगा, इसीलिए जानबूझ के ये देता है, HCl और पेरोक्साइड दे देता है। बट यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, MK प्रोडक्ट ही बनेगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही रहेगा। तुम्हें पेरोक्साइड के केस में ही जो होगा ना, ओनली इन केस ऑफ HBr एंटी मार्कोनिकॉफ बनता है, किसी और के केस में वो नहीं बनेगा। तो HF HI वगैरह दे तो नहीं करना उसको, ठीक है। होता क्या है उसका मैकेनिज्म देखो, क्यों ऐसा हुआ इस केस में, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो जैसे HBr के साथ पेरोक्साइड हो गया, ROR, है ना, तो यहाँ क्यों ऐसा है प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2BR इधर क्यों गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ब्रोमीन जो होता है, ROR जो होता है, पेरोक्साइड तुरंत ब्रेक करता है HNU के प्रेजेंस में, RO रेडिकल बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, वो RO रेडिकल क्या करेगा, किसी जाके HBr को अटैक करके ब्रेक कर गया, तो खुद तो ROH बन गया, स्टेबल हो गया, बट BR रेडिकल आ गया यहाँ पे। तो BR रेडिकल अब जाके अटैक करेगा किधर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे। तो ये कोई भी चार्ज हो टर्मिनल पे अटैक करता है, प्लस माइनस जो भी रहे टर्मिनल पे अटैक करेगा, ये फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, इसका फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन कर गया, तो CH3 CH रेडिकल यदि बीच में आ गया, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा मिलेगा ना, कितना मिल गया, 3+2 5 अल्फा CH ना, इसलिए BR टर्मिनल पे गया। अब ये अनदर HBr से रिएक्ट करेगा, फिर से H इस पे मिल गया इसको, अनदर BR क्रिएट कर दिया उसने, फिर वो BR का रिएक्शन चलते रहेगा। सो रिपीटिशन ऑफ ओनली दीज टू स्टेप, इसी दो का बार बार रिपीट होगा, फिर से BR रेडिकल यहाँ पे बन गया ना। अब BR रेडिकल वो किसी और एल्कीन को रिएक्ट करेगा, ढूंढेगा, उस पर रिएक्ट करके ऐसा बन जाएगा, CH पे रेडिकल आ गया, फिर से वही होगा, ये CH पे, अगेन ये स्टेप रिपीट होते जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया अभी। एक होता है कि अल्फा एलोजिनेशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको NBS के साथ हीट करो तो N ब्रोमोसक्सिनमाइड है, तो यहाँ पे ब्रोमीन एलाइलिक कार्बन पे चला जाता है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट आते रहता है क्वेश्चन, ये केवल इस कार्बन को अफेक्ट करेगा और किसी को नहीं। इस कार्बन का नाम क्या, अलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक हैलोजिनेशन है, इसमें BR जाके टर्मिनल पे अटैक कर देगा। क्लियर हो गया अभी ये।
अलाइलिक विनाइलिक पोजीशन नहीं मालूम है। विनाइलिक पोजीशन ये होता है, जो डबल बॉन्ड है वो विनाइल कहलाता है, नोमेनक्लेचर में आ जाता है ये। और ये सब पोजीशन जो बाद वाले होते हैं वो एलाइलिक कहलाते हैं। ये दोनों विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक कार्बन। और ये अलाइलिक। तो एलाइलिक वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तुम एनबीएस दे दो तो ब्रोमीन आ जाएगा, या Cl2 के साथ इसको हिट कर दो, 500 डिग्री सेंटीग्रेड को हिट कर दो तो Cl आ जाएगा, बट जाएगा कहाँ, हमेशा अलाइलिक पे, और कहीं पोजीशन नहीं है इसका। क्या होता है ना, CH रेडिकल होता है तो इसको स्टेबिलिटी मिलती है, इसका अल्फा CH, इसका रेजोनेंस, वो करोगे तो मालूम चलता है, तो यहाँ Br रेडिकल आ जाएगा। तो किस पोजीशन पे अटैक करना है, अलाइलिक पोजीशन पे। और इस केस में क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ भी Cl आ जाएगा, ऐसे रहेगा। क्लियर हुआ अभी?